एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एमआर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम मौर्योत्तर काल तक फिनिश कर चुके थे और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश देखते हैं। कुषाण वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन आया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त प्रमुख महत्वपूर्ण शासक थे। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उपदेशों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त वंश का शासक बना। यहाँ पर नोट कीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक बना। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। बीए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। किसने? बीए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी का काल का गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। यहाँ पर नोट कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान 399 ईस्वी से 412 ईस्वी भारत आया था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे 9 रत्न कहा जाता था। इन 9 रत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम 145 ईसा पूर्व से ईस्वी से 455 ईस्वी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ने शासन किया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ने शासन किया। गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ऋतु संहार जैसी पुस्तकों की रचना की थी। आर्यभट्ट नामक खगोल शास्त्री, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा सूत्र जैसे महान चिकित्सक इसी काल में हुए थे। दशमलव तथा शून्य का आविष्कार पुराण, रामायण तथा महाभारत की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। यहाँ भी नोट कीजिए, दशमलव, शून्य और जो है रामायण तथा महाभारत की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। गुप्त काल, ठीक है। अब पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश पढ़ लिया, अब गुप्तोत्तर काल। हर्षवर्धन काल देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। पुष्यभूति वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। इसने अपनी राजधानी धानेश्वर बनाई थी। हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने प्रियदर्शिका नाटक की रचना की थी। इनके प्रचलित सिक्के पर शिव पार्वती का चित्र अंकित था।
इसने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। ताम्रलिप्ति हर्षवर्धन के समय एक प्रमुख बंदरगाह था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पूछ देगा ये क्वेश्चन ने भी हमारे में कि बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित रचना की थी। जिसने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध के बारे में ऐहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक। दोस्तों यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं अब। चलिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अरबों ने भारत पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अरबों ने 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल का शासन था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्ध आक्रमण शामिल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और जिसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्ध आक्रमण शामिल था। महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी फारूकी रहते थे। ये ठीक है, नोट कीजिएगा। महमूद गजनवी के पश्चात भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण, प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ तथा 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन के युद्ध में गौरी विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया तथा उसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। अब आइए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। 1206 ईस्वी में 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया। 1206 से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफगानी वंशों ने शासन किया जो निम्नलिखित थे। पहला है गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी में शासन किया था। गुलाम वंश को इलबरी मामलुक तथा दाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबनी शासन की स्थापना की थी। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो दिल्ली का पहला तुर्क शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको नोट कीजिए यहाँ पर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्मित करवाया। कहाँ पर? अजमेर में उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। किसने? कुतुब मीनार ने। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा बनवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। उसने
दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की तथा जीतल तथा टंका नामक सिक्के चलाए। जीतल तांबे का सिक्का था, जीतल तांबे का सिक्का था वहीं पर, जबकि टंका चांदी का सिक्का था। इसको नोट कीजिए। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला बनी। रजिया जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला बनी, शासिका थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की शासिका बनी। 1236 ईस्वी में भंटिका के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया। वर्ष 1940 में रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह, मसूद शाह तथा नासिरुद्दीन महमूद ने क्रमशः शासन किया। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना में सफल हुआ। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन ने स्वयं को जिले इलाही बताया। बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आप इत्मीनान से पढ़िए। हम इस पर जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसको हम करवाएंगे और वो प्रश्न सब इसी में से होंगे। ठीक है, चलिए। खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक्तादार था। बुलंदशहर का इक्तादार था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने, और वो दिल्ली का शासक बन गया। अपनी विजयों से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी की उपाधि ग्रहण की। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। घोड़ों को दागने की पद्धति भी अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। अलाउद्दीन ने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता है। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए दीवान रियासत सहना ए मंडी की नियुक्ति की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, जिसने उसके दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी का किला, जमात खाना, मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन के पश्चात मुबारक शाह तथा खुसरो शाह शासक बने, जो कि शासन चलाने में अकुशल थे। परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का उदय हुआ। ठीक है, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चला। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। यहाँ नोट कीजिए, 1320 में की गई। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जौन खा दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान तथा कराचील अभियान जैसे निर्णय लिए, जिनमें वह असफल रहा। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। इससे पहले 1341 ईस्वी में चीन के शासक तोगन तिमूर ने अपना एक राजदूत दिल्ली में भेजा था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए। ये कर खराज, खम्स, जजिया तथा जकात। जजिया पहले ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया जाता था। ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया जाता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसने गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक दान विभाग स्थापित किया। फिरोज शाह ने कई प्रसिद्ध नगर बसाए। दिल्ली में फिरोज शाह के अतिरिक्त उसने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर जैसे नगरों की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, शमसी तालाब, जहांपना तथा निजामुद्दीन औलिया के समाधि का पुनरुद्धार करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाकर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। चलिए अब सैयद वंश। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। ठीक है, तुगलक वंश के पश्चात खिज्र खान ने वर्ष 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की तुगलक वंश के बाद। ठीक है, इसने अपनी सत्ता तैमूर के सहयोग से प्राप्त की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि की थी। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बना। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक नगर बसाया था। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बना जो अयोग्य था। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना जो विलासी प्रवृत्ति का था। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके पश्चात बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से एक नए वंश की स्थापना की। ठीक है, लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला लोदी वंश। ठीक है, बहलोल लोदी राजवंश का संस्थापक था तथा उसने बहलोल नामक एक सिक्का जारी किया। बहलोल लोदी के पश्चात सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा जिसने 1504 ईसा पूर्व में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना। किसकी मृत्यु के बाद? सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। यहाँ पर पूछ सकता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई और किसके बीच हुई? तो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। विजयनगर में 4 वंशों ने शासक किया: संगम वंश, सालुल वंश, टुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए भक्ति आंदोलन देखते हैं। भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन का पहला उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, महाचार्य और तथा वल्लभाचार्य प्रमुख थे, जो कि उत्तर भारत में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख थे। कहाँ? भक्ति काल में। ठीक है, ये सब भक्ति काल के कवि थे। चलिए मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य। ठीक है,
बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में, वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतुलुगीनार खानम था। ठीक है। बाजौर एवं मीरा के किले पर 1518 से 19 ईस्वी बाबर ने सर्वप्रथम तोप एवं बंदूक का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा 1527 ईस्वी, मेदिनी राय के साथ चंदेरी 1528 तथा अफगानों के साथ घाघरा 1529 का युद्ध लड़ा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा लिखी। बाबर का उदारता के कारण कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसने मुबैयान नामक पद शैली का विकास किया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। उसका प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी फरीद था, जिसने उसे चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में पराजित किया। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह से पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। वर्ष 1556 ईस्वी में दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन के पुस्तकालय में गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर 1556 में मुगल साम्राज्य का शासक बना। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर 1556 में मुगल साम्राज्य का शासक बना। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान हुई थी। ठीक है। अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में हुआ। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ था। यह नोट कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। 1556 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना 1571 ईस्वी की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया। यहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर ने आगरा में आगरा का किला तथा पंचमहल फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खानों की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। 1528 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी की प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा आगरा के निकट सिकंदर नामक स्थान पर कराया गया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त आदि थे। ठीक है। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। जब अकबर का मृत्यु हो गया तो जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जो उसका पुत्र था अकबर का। उसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत
टॉमस रो आया था। जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की गद्दी पर शाहजहां आसीन हुआ। जब जहांगीर की मृत्यु हो गया तो साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां। शाहजहां ने लाल किला, रंग महल, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली में तथा ताजमहल आगरा का निर्माण करवाया। इसके साथ ही मयूर सिंहासन निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठा। उसने गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य का शासक बना। बहादुर शाह को साहिब खबर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह के बाद फर्रुखसियर शासक बना। इसकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह शासक बना। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए दोस्तों, हम मराठा साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आप इस वीडियो को पूरा देखना। और हम ये इंडियन नेवी MR जो है इसकी किताब से लिए हैं हम इसका, और आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आप नेवी MR जो है ज़रूर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस पर मैं क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न भी लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।